नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सबसे पहले हम कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर नजर डालेंगे, पर आपको बताते हैं कि आज सौदा आपका में क्या कुछ खास है आपके लिए। कमोडिटी बाजार के खुलते ही सोने और क्रूड पर रहेगी नजर। कहां है कमाई के मौके, क्या करना चाहिए आपको सोने और क्रूड में, ये टिप्स देंगे हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट। कमजोर बाजार में दिग्गज के मंत्र मधुकेला के साथ समझिए क्या करें इस बेहद कमजोर बाजार में। नतीजों पर जुबिलेंट फूड और फ्री इंफ्रा के मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 में। एफएनओ बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे ठीक 11 बजे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। बस खुलने ही वाले कमोडिटी बाजार, नजर डालते हैं कि किस तरह के संकेत हैं आज कमोडिटी बाजारों के लिए। तो एफआईआई सेलिंग और इन सब के बीच हमने सोने में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा है। कल की भारी तेजी के बाद सोने में आज दबाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल के ऊपरी स्तर से करीब $25 तक अब गिर चुका है सोना, लेकिन हमने अचानक एक ऐसा हफ्ता देखा जब सोने ने काफी मजबूत पोजीशन बनाई। कॉमेक्स पर फिलहाल करीब 1% नीचे कारोबार कर रहा है सोना। हालांकि जनवरी से अब तक सोने में हम करीब 20% की तेजी देख चुके हैं। तो जनवरी का महीना यानी अच्छा रहा है सोने के लिए, मजबूती बरकरार रही है सोने में। अभी भले ही हम उन लेवल से स्लिप करते हुए देख रहे हैं, और हम सोने में ये मजबूती इस वजह से भी देख रहे हैं कि शेयर बाजारों में हम जो दबाव देख रहे हैं और रुपए में कमजोरी की वजह से ये एक दोहरा सपोर्ट जो है वो सोने को मिल रहा है घरेलू कीमतों में। इस बीच अगर कच्चे तेल की बात करें तो कल की तेजी आज बिल्कुल वाइप आउट होते हुए नजर आ रही है, खत्म हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये करीब 6% उछल गया है। नाइमेक्स पर क्रूड फिर से $27 के पार चला गया है, और ओपेक की ओर से प्रोडक्शन में कटौती की सारी कोशिशें जारी हैं। लेकिन आज की अहम लिस्टिंग है टीम लीज की लिस्टिंग हो रही है एनएसई में, और ये आपके सामने है। अभी बस बेल बजेगा और टीम लीज लिस्ट हो जाएगा शेयर बाजार में। टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड 66 गुना सब्सक्राइब हुआ था इनका आईपीओ, और आज इसकी लिस्टिंग हुई है, और हम नजर डालेंगे कि किन लेवल्स पर हुई आज टीम लीज की लिस्टिंग। तो देखिए आप, ऑलमोस्ट 1% से ऊपर हुई है लिस्टिंग। $864.55 का भाव, ₹13 की तेजी, हरे निशान में शुरुआत कर रहा है टीम लीज, और 66 गुना सब्सक्राइब हुआ था इनका आईपीओ, और आज लिस्टिंग हो रही है तेजी के साथ। लेकिन ये तेजी धीरे धीरे कम भी हो रही है, हम अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। लेकिन आपको इसमें क्या करना चाहिए, अपने एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। और हम बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल के फंडामेंटल पूरी तरह से मंदी के अभी भी बने हुए हैं। प्रोडक्शन कट की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो चांदी है आपकी स्क्रीन में। भारतीय बाजार में शुरुआत हो चुकी है चांदी में दबाव 37,983 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। क्रूड खुल रहा है तेजी के साथ 1,899 के लेवल्स में क्रूड की शुरुआत हो रही है। ₹55 की तेजी दिख रही है। लेकिन सोना बहुत अहम दबाव 29,516, ₹275 का दबाव हमें सोने में दिख रहा है। बेस मेटल्स में अगर बात करें, कॉपर तेजी के साथ खुलता हुआ ₹305.70 का भाव। निकल में भी तेजी बरकरार ₹529 के भाव के साथ शुरुआत हो रही है। एल्यूमिनियम भी हरे निशान पे $102.40 के साथ। जिंक में भी तेजी। तो पूरा बेस मेटल आज हरे निशान में खुल रहा है। सारे ही बेस मेटल स्टॉक्स तेजी के साथ ओपन हो रहे हैं। तो आपको इस बाजार में क्या करना चाहिए? हमारे साथ हैं शेर खान के जिगर पंडित। जिगर, गुड मॉर्निंग। सोने में कल की तेजी पर अब ब्रेक लग रहा है, क्या और गिरावट बढ़ सकती है? क्या करें इस गिरावट में अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। जो हिसाब से पिछले हफ्ते भी हमारी जब बात हुई थी तब मैंने बोला था कि गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश ही है, क्योंकि जो हिसाब से ग्लोबल इंडिकेट हो रहा है, इकोनॉमिक डेटा इंडिकेट कर रहा है, कहीं ऐसे लग रहा है कि फंड्स आर डेफिनेटली चेजिंग दी हार्ड कमोडिटी, जैसा कि गोल्ड है, और सेफ हेवन बाइंग आ रही है। तो और उसी प्रकार से हुआ है। तो डेफिनेटली एक रनअप अच्छा हुआ है, फास्ट रनअप हुआ है, तो शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, देख सकते हैं। बट अभी भी जो सबसे फंडामेंटल्स आ रहे हैं, ग्लोबल इंडिकेटर्स डाउन है। सीएफटीसी के डेटा भी जो दिख रहा है, उसमें भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो मैनेज फंड्स के, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि मनी इज अगेन चेजिंग दी प्रेशियस मेटल। सो ऑल दोस, फिर फेड का भी जो कल अनाउंसमेंट आया था, उनके चेयरमैन ने बोला था कि अभी भी इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली बढ़ने का संभावना बहुत कम है। तो इस वजह से वापस गोल्ड में है। फिर एफपीडीआर, तो बहुत सारे डेटा है
जो कई बुलिश फैक्टर्स दे रहे हैं, तो ट्रेंड इज डेफिनेटली बुलिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो गोल्ड में अभी भी ये बाई पे हम रिकमेंड करते हैं बाई करने के लिए। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 29,100, टारगेट 29,700 और 29,950 इंट्राडे के लिए। तो खरीद की सलाह आप दे रहे हैं जिगर, लेकिन ये बताइए कच्चे तेल में हम तेजी आते हुए देख रहे हैं, क्या करें कच्चे तेल में? कच्चे तेल में भी प्राइस बार्गेन हंटिंग जैसा लग रहा है। फंडामेंटल्स अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, ओवर सप्लाई तो अभी भी है। और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन देखने जाए तो एवरीडे $2 मिलियन पर डे का सप्लाई गैप, सप्लाई डिमांड में सप्लाई कंटिन्यूस बढ़ रहा है। इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड है वो घट रही है, तो डिमांड सप्लाई गैप कंटिन्यूस बढ़ रहा है। सो ओवरऑल ट्रेंड अभी बेरिश है, बट प्राइस जो हिसाब से फास्ट गिर रही है, थोड़ा सा एक बार्गेन हंटिंग हम बोल सकते हैं कि वो लेवल पे आ सकता है और एक थोड़ा बाउंस यहाँ दिख सकता है। और उसी बेस से इंट्राडे पे चार्ट पे हमें लग रहा है कि यहाँ से और बाउंस एक्सपेक्टेड है। 1800 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1950 और 1995 का इंट्राडे का टारगेट है, वो टारगेट से बाय करना चाहिए क्रूड ऑयल। शुक्रिया जिगर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और जिगर की राय आपकी स्क्रीन पर भी है, दोनों बाय की सलाह दे रहे हैं। गोल्ड और क्रूड में लक्ष्य का ख्याल रखें इंट्राडे के लिए। ये है जिगर की पिक्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अब मैं सीधा रुक करूंगी हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल जी आपके साथ जुड़ने वाले हैं मार्केट एक्सपर्ट उदयन। बताइए इस बाजार में क्या करें, दबाव गहरा रहा है बाजारों में? बिल्कुल उन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि पिछली 2 बार जो मेरी बात हुई उदयन सर से, और वो लगातार ये कह रहे थे कि जल्दबाजी ना करें खरीदने की। 7500-7600 के ऊपर बाजार जाएगा नहीं, तेजी वहीं खत्म हो जाएगी। निचले स्तर देखने को मिलेंगे, 7250 भी टूटेगा। वो सब कुछ तो हो चुका है। उदयन सर गुड मॉर्निंग, अब क्या? देखिए काफी प्राइस डैमेज हो चुका है अनिल, ये बात तो है, लेकिन अभी भी ट्रेंड्स देख के मुझे लग नहीं रहा है कि पेन खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो ट्रेडिंग बाउंसेस कभी भी आ सकता है। कुछ दिन पहले आपने एक बाउंस देखा, मार्केट ने 7250 टच किया, उसके बाद भाग के 7550 चला गया, उसके बाद बहुत तेजी से नीचे आके पुराना फ्लोर को तोड़ के अभी 6900 तक पहुंच चुका है। तो ये वॉलेटिलिटी चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मेरे ख्याल से अभी भी नीचे की तरफ है, क्योंकि मार्केट को बॉटम आउट करने के लिए और एक सस्टेनेबल पिकअप होने के लिए कुछ ट्रिगर्स चाहिए। अभी ट्रिगर्स सारे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से गिने चुने शेयर में वैल्यूएशन को छोड़ के कोई पॉजिटिव ट्रिगर मेरे हिसाब से अभी नहीं है। तो ये नहीं कहूंगा कि मार्केट का डाउनसाइड बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेंड अभी तक नीचे की तरफ है और निफ्टी भी नीचे जा सकता है। लेकिन निफ्टी से ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो प्राइस डैमेज अभी दिख रहा है, वो देख के मुझे लग रहा है कि काफी मोमेंटम नीचे की तरफ है और काफी लोग, डोमेस्टिक लोग जो स्टॉक्स पकड़ के बैठे हुए थे, वो अभी बेचने के लिए आ रहे हैं। जैसे आज देखिए निफ्टी फ्लैट है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 2.25% नीचे है। इसका मतलब स्टॉक स्पेसिफिक डैमेज निफ्टी से ज्यादा अभी यहां से आगे चलते हुए हम देख सकते हैं। बिल्कुल, और जो बड़े ट्रिगर्स नहीं है तेजी के लिए जिनके आप बात कर रहे हैं, जिन रीजन से बाजार गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स, एफआईज की सेलिंग और तीसरे हमारे नतीजे। पहले 2 ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज की सेलिंग के, चूंकि आपस में काफी हद तक इंटरलिंक्ड है। सर ये बताएं, यहां पे जो ये समस्या है ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी की या एफआईज की बिकवाली की, ये कब तक खत्म होगी, कितना और वक्त लगेगा? काश मैं इसका जवाब दे सकता हूं, दे सकता था अनिल, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का पेन मेरे ख्याल से पिछले 5 हफ्ते में ही शुरू हुआ है। आप 2015 के एंड नवंबर दिसंबर के जो मंथ्स थे, वहां पे जाके अपना सीएनबीसी आवाज का टेप फिर से चला के एक बार देख लीजिए। तब क्या हो रहा था, कमोडिटी बाजार बहुत तेज रफ्तार से गिर रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट एकदम आराम से बैठा था कि कुछ नहीं है, चाइना में हार्ड लैंडिंग नहीं है, कमोडिटीज गिर रहे हैं, वो एक अलग मार्केट है, लेकिन स्टॉक मार्केट ठीक है। जनवरी के बाद ग्लोबल स्टॉक मार्केट में एक पैनिक जैसा आ गया है। तो ये जो पैनिक आया है, ये इसका शुरुआत कुछ 4 हफ्ते पहले हुआ है, 2016 के शुरुआत से। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ग्लोबल मार्केट्स में इतना दिन से इतना पैनिक चल रहा है कि एक बॉटम के नजदीक आ गया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का पैनिक तो शुरू हुआ है 4-5 हफ्ते पहले। तो मेरे ख्याल से
ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी काफी पेन बाकी है और ग्लोबल मार्केट से आपको बहुत ज्यादा सहारा की उम्मीद नहीं करना चाहिए। एफआईआई सेलिंग मेरे तो हिसाब से अभी भी 40,000 करोड़ का सेलिंग आप देख चुके हैं। मैं बिल्कुल आश्चर्य नहीं होऊंगा कि और 40-50 हजार करोड़ की सेलिंग एफआईआई से आप इस साल अगर देखें इंडियन मार्केट में, ये टोटली मुमकिन है कि एफआईआई की सेलिंग जितना हुआ है और उतना हो सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि इंडियन मार्केट सारे इमर्जिंग मार्केट्स में से ओवरवेट है एफआईआई के बुक्स में। और जब मार्केट पैनिक मोड पे चला जाता है, जब आपका पोर्टफोलियो पैनिक मोड पे चला जाता है, तो कौन से स्टॉक आप पहले बेचते हो? आप वो स्टॉक बेचते हो जिसमें आपका थोड़ा प्रॉफिट है। और इंडिया ऐसे बाजार है जिसमें अभी भी बहुत सेक्टर्स में एफआईआई प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं और उसी सेक्टर्स में काफी सेलिंग आपको लगातार दिखते जा रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से मुझे बहुत कोई सहारा की उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा चिंता वो नहीं है टेक्निकली। मेरा चिंता है कि जो डोमेस्टिक निवेशक पिछले 18 महीने में इतने पैसे डाला है स्टॉक मार्केट में, उनका इन्फ्लोस तो कम हो गया है जनवरी के महीने में म्यूचुअल फंड में, लेकिन क्या उसमें उनका बिकवाली अभी देखना पड़ेगा। और उनका बिकवाली अगर आया तो मार्केट क्या है इसको डाइजेस्ट कर पाएगा। एक बड़ी जो दिक्कत हमारे बाजारों की है वो हमारे कमजोर नतीजों की। वैसे तो निफ्टी की कई सारी दिग्गज कंपनियां हैं, कई सारे सेक्टर से जो बहुत खराब नतीजे दे रहे हैं, लेकिन मैं स्पेशल फोकस बैंकिंग शेयरों पर करना चाहता हूं। जिस तरह से आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा एनपीए की समस्या को लेकर, और अब एक के बाद एक बैंक्स जो अपने एसेट क्वालिटी दिखा रहे हैं, क्या समझा जाए सर इनसे? क्या ये सब कुछ इन प्राइस में आ चुका है या अभी भी और खतरे हैं, अभी भी और रिजल्ट खराब आएंगे और अभी भी ये बैंक और गिरेंगे? मेरे ख्याल से बैंक स्टॉक्स में जो होना था 75% पेन प्राइस में आ गया है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है अनिल कि काफी भारी गिरावट के बाद जो लास्ट 20-25% गिरता है ना, वो सबसे बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें जो लास्ट होल्डर्स है स्टॉक्स के, जो उम्मीद से पकड़े हुए हैं शेयर, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बेच देते हैं कि ये कभी नहीं, कुछ नहीं होने वाला है इस सेक्टर का। तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा डाउन साइड पब्लिक सेक्टर बैंक और गिने चुने प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको दिख सकता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में फाइनल बॉटम हो चुका है, लेकिन आपको बहुत क्लोजली रिजर्व बैंक गवर्नर क्या बोल रहा है इसको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन प्लान जो गवर्नमेंट सोच रहा है बजट में करेगा, उससे बैंकिंग सेक्टर का कोई सुधार नहीं आने वाला है। उसमें एक ट्रेडिंग रैली होगा, सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक 12-15% ऊपर जाएगा। आपको भाग के वो स्टॉक बेच के तभी निकल जाना चाहिए अगर सिर्फ एक रिकैपिटलाइजेशन पैकेज आता है। उसको अंग्रेजी में जो बोलते हैं थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, उससे बैंकिंग सेक्टर का सेहत का कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बैंक्स जाके फिर से ये गलती एक दूसरे बार करेगा। आप याद करो 5 साल पहले बैंकिंग सेक्टर का प्रॉब्लम एनपीए किस सेक्टर में था? पावर सेक्टर में था। तभी भी एनपीए का हाल ये था, गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा दिया, थोड़े दिन के लिए उसको सुधार दिया। 5 साल के बाद सेम मिस्टेक कर रहे हैं वो बैंकिंग मैनेजमेंट। इस बार सेक्टर से बदल गया, इस बार नया सेक्टर आ गया मेटल्स। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप ये बजट में इसको रिकैपिटलाइज कर दीजिए बैंक को। 5 साल के बाद ये बैंक्स वो पैसे लेके फिर से वही करेंगे जो मिस्टेक्स वो अभी कर रहे हैं। ये सेक्टर मेटल सेक्टर में सेक्टर बदल जाएगा, लेकिन वो सेम मिस्टेक्स करेंगे। जो हिंदी में कहावत है, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है। ये बैंकिंग सेक्टर का प्रॉब्लम ये है, ये हर 5 साल सेम मिस्टेक्स करते हैं। इसको सुधारने के लिए कुछ प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं है, इसके लिए डीप इन्वेजिव सर्जरी की जरूरत है। और आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा पैसा देके कुछ नहीं होगा, उसमें एक ट्रेडिंग रैली होगा और ट्रेडिंग रैली में आपको ये स्टॉक को बेच देना चाहिए। और यही हाल सर प्राइवेट बैंक्स का भी है। गिने चुने प्राइवेट बैंक में ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे बैंक्स में ये प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक में ये प्रॉब्लम नहीं है। येस बैंक में उतना नंबर्स उतना अच्छी तरह से समझता नहीं हूं, तो मैं इस पर राय नहीं दूंगा। लेकिन ये तीनों बैंक में मेरे ख्याल से उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक पे काफी प्रॉब्लम है, इसीलिए आप प्राइस देख रहे हो 200 के नीचे आ गया आईसीआईसीआई बैंक, और एकदम डिजर्व्ड पनिशमेंट है ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए। एक्सिस बैंक गिर चुका है काफी, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा और गिर सकता है, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लमैटिक एसेट्स हैं इनमें। तो आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक में नजर रखना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे ये स्टॉक का वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
लेकिन अभी भी वो समय शायद आया नहीं है। लेकिन अनिल, एक चीज मैं फिर भी कहूंगा कि ये जो भारी गिरावट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आया है, इसका सबक, लेसन इन्वेस्टर्स को भूलना नहीं चाहिए। जब इस राउंड का पेन खत्म हो जाएगा, इस राउंड का पेन से आपको एक लेसन ले लेना चाहिए कि कुछ प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक के मैनेजमेंट्स को आप ट्रस्ट कर सकते हो और कुछ प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट्स, बैंक का मैनेजमेंट को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और ये दोनों बैंकिंग कैटेगरी में वैल्यूएशन का अंतर हमेशा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जो ये मिस्टेक्स एक बार कर सकते हैं, ये बार बार कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने में निवेशकों को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन मिला है कि कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक को 2 टाइम बुक वैल्यू से ज्यादा या 2 टाइम बुक वैल्यू का वैल्यूएशन देना चाहिए और किसी को किसी भी कंडीशन में 1 टाइम बुक वैल्यू, जो प्राइस टू बुक बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सबक है इस वक्त बैंकिंग शेयरों की गिरावट से। उदयन सर, आपसे और भी मुझे बात करनी, लेकिन इस बीच 2 चीजें मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को। वो है, एक तो बाजार की गिरावट गहराती दिख रही है, 80 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी 30 अंक नीचे। मुझे पता नहीं वैसे ही बिकवाली हो रही है या उदयन सर के बात करते करते ये बाजार और नीचे जाता हुआ दिख रहा है। 2.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। लेकिन टीम लीज, इसकी कमजोर लिस्टिंग हुई है, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो एक यू टर्न स्टॉक ने लिया वो देखने लायक है, क्योंकि 805 का लो बनाने के बाद अब 960 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो टीम लीज आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आऊंगा, अब 12% ऊपर हो चुका है। तो जिस स्टॉक को 66 गुना रेस्पॉन्स मिला हो, जिस आईपीओ को, उसमें निचले स्तरों से खरीदारी आना स्वाभाविक है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटूंगा मैं फिर से बाजार पर और तमाम सेक्टर्स पर बातचीत करूंगा। उदयन मुखर्जी तो हमारे साथ हैं ही, और साथ ही बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट मधुसूदन केला भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। 70 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर 27 अंकों का नुकसान। टीम लीज के आईपीओ पर एक बार लिस्टिंग के बाद नजर रखिए, जहां पर 805 का लो बनाने के बाद 982 का हाई और अब 932 के आसपास, तो अच्छा खासा उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 85 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है टीम लीज का आईपीओ। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब तो कार्यक्रम में है ही, अब मधुसूदन केला साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन चूंकि इस रविवार को आप सब लोगों को वैलेंटाइन डे मनाना है, तो उससे पहले वैलेंटाइन डे की एक खास पेशकश फटाफट देख लेते हैं। कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। घरेलू डिमांड का 80% कोयला कोल इंडिया ही देती है। सरकार की हिस्सेदारी करीब करीब 80% है। और आप ये जरूर देखिए कि कमोडिटी के दाम गिरे हैं पिछले 1 साल में, लेकिन कोयले के दाम पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। पावर सेक्टर से कोयले की डिमांड आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार का फोकस है पावर प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने का। और आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोयला उत्पादन बढ़ता है तो ईपीएस कंपनी का 2 गुना बढ़ता है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है, 6.7% पर कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। और इस वक्त कंपनी के पास 57,000 करोड़ से ज्यादा का कैश है। काफी मजबूत फंडामेंटल्स है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने लक्ष्य दिया है यहां पर 312 रुपए का। और अब बात करते हैं बाजार के आगे के डायरेक्शन पर। उदयन मुखर्जी और मधुसूदन केला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधु सर, पैनिक जैसा माहौल हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्पीड जो गिरने की है वो काफी सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है। क्या लग रहा है सर, लेवल्स ऐसे आ गए हैं जहां पर अब ये समझें कि खरीदारी का मौका है, या फिर अभी भी खतरे और ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करें, देखें, कैसे अप्रोच करें बाजार? अनिल भाई, आप इंतजार तो जितना चाहे कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इंतजार अभी तक किया है और जो लोग बाजार में लेट्स वेरी इंटेलिजेंटली अगर वेट कर रहे थे कि थोड़े वैल्यूएशन यूफोरिक थे, उनके लिए डेफिनेटली एंट्री पॉइंट आ गया है। मेरी सलाह ये है कि आप अच्छे शेयर्स या अच्छे म्यूचुअल फंड्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का माहौल है, इस वक्त जो इवन इंडिया में भी माहौल है, मतलब ये पिन पॉइंट कर पाना कि 6,900 बॉटम हो गया या 6,800 बॉटम है या 7,000 बॉटम है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो तो 1 साल बाद ही पता चलेगा कि क्या बॉटम था। बट मुझे लगता है कि ये
बहुत सारी जगह पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस अभी दिखने लगे, तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया है। ये एसआईपी करने का टाइम है और एसआईपी बढ़ाने का टाइम भी। लेकिन विस्तार से बाजार के तमाम मुद्दों पर कब तेजी लौटेगी, किस वजह से लौटेगी और अगर डाउनसाइड रिस्क है तो और कितनी है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। एक 150 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 50 अंकों का। दिन के निचले स्तरों पर बाजार आ चुके हैं। दिन ही के क्यों, ये कहना होगा कि मई 2014 के बाद से ये सबसे निचले स्तर हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। 0.5% का नुकसान सेंसेक्स और निफ्टी में आपको नजर आएगा, लेकिन दिक्कत वहां कम है जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है वो इंडेक्स। दोनों आपकी स्क्रीन पर 3% का बड़ा नुकसान मिड कैप शेयरों में और 3% से ज्यादा का नुकसान, 4% के आसपास का नुकसान आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगा। तो वहां पर मार काफी गहरी पड़ती हुई दिख रही है। अब बैंक निफ्टी आप देखिए लगभग 200 अंक लुढ़क चुका है। जो अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे उदयन मुखर्जी से, वो भी यही कह रहे थे कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयर जो ये आखिरी गिरावट में जिस तरह से तेजी से गिरते हैं वहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एक आखिरी ब्रेक लेने का वक्त है, उसके बाद मैं नॉन स्टॉप इन दोनों से बातचीत करूंगा, समझूंगा कि अब इन शेयरों में किस तरह की रणनीति रखें। अगर पोर्टफोलियो में आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पड़े हुए हैं तो फिर क्या करना चाहिए, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कमजोर है बाजार, 100 अंक नीचे है सेंसेक्स। निफ्टी पर नुकसान 35 अंकों का इस वक्त आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के हालात बेहद बुरे हैं। 0.3% का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा और छोटे शेयरों की हालत तो और भी खराब है। इस वक्त 3.5% नीचे, यानी कि चौतरफा बिकवाली का माहौल। महज 150 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, 1350 शेयर इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो फिर से स्टार परफॉर्मर बनता हुआ दिख रहा है, आज की नई लिस्टिंग टीम लीज 805 का लो बनाने के बाद 4 डिजिट में पहुंचता हुआ 1000 रुपए के आसपास, 150 रुपए का मुनाफा लिस्टिंग की इश्यू प्राइस से, और अगर आज के लो से देखें तो लगभग 200 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है टीम लीज का आईपीओ। हमारे साथ इस तरह के खराब बाजार में एकदम सही सटीक विश्लेषण करने के लिए और राय देने के लिए दो बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त, उदयन मुखर्जी जी और साथ ही मधु केला सर। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। मधु सर, डर लगता है इस तरह के बाजार में पैसा लगाने के लिए, लोग एसआईपी से भी हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, जो हम पहले ब्रेक के बात कर रहे थे। क्या एसआईपी शुरू करने का वक्त है और जिनकी एसआईपी है उन्हें क्या और पैसा बढ़ाना चाहिए इस वक्त? शुरू करने का डेफिनेटली वक्त है। जैसे पहले भी अपन कई बार शो में बात कर चुके हैं, अभी भी हिंदुस्तान में 2-3% लोग ही हैं जो आए हैं अभी स्टॉक मार्केट में। 97% लोग अभी तक स्टॉक मार्केट में आए नहीं है। हो सकता है वो इस टाइप के मार्केट्स का, इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज का ही वेट कर रहे थे, तो उनके लिए डेफिनेटली शुरू करने का वक्त है। जिन लोगों ने एसआईपी चालू कर रखी है उनके लिए डेफिनेटली डिसकंटिन्यू करने का टाइम नहीं है। अभी आपको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है ये आपके फाइनेंशियल ओवरऑल एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली डिसकंटिन्यू करने का तो कोई टाइम नहीं है और कोई माहौल नहीं है। इसमें ये रिस्क बाजार में दो तरीके की होती है अनिल जी, एक होती है प्राइस रिस्क और दूसरी होती है टाइम रिस्क। तो प्राइस रिस्क जो है, अब 9000 का निफ्टी ऑलरेडी 6900 हो चुका है, तो प्राइस रिस्क वाइज मुझे अब कम डर लगता है। हो सकता है टाइम रिस्क हो ये मार्केट में, बिकॉज इतने ज्यादा जोर से मार्केट जो घटा है, हो सकता है थोड़ा उसको रिवाइव होने के लिए, वापस ऊपर आने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। पर मुझे लगता है इस वक्त जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, अगर सपोजिंग लेट से 5-7% की कोई डाउनसाइड हो भी गई तो वो लेवल परपेचुअल रह जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। 100% वो बाउंस बैक तो आएगी। तो फ्रॉम प्राइस रिस्क परस्पेक्टिव रिस्क बाजार में अब कम लगता है। जिन लोगों ने नहीं इन्वेस्ट किया है, जो करेक्शन की वेट कर रहे थे, उनको अभी भी बहुत सारे लोग समझाने वाले मिल जाएंगे कि ये तो 6000 जा रहा है या 5500 जा रहा है। बट द पॉइंट इज कि आज तक कोई भी आदमी, मैं तो नहीं मिल पाया हूं जिसने कोई भी मार्केट प्रिसाइजली ऐसा प्रिडिक्ट किया हुआ है कि ये एकदम बॉटम है या टॉप है। तो आप बॉटम और टॉप नहीं पकड़ पाओगे अगर आप अभी तक के आपने वाइजली अगर इन्वेस्ट नहीं किया है। तो कम से कम अभी चालू करके धीरे धीरे अगर बाजार नीचे जाते हैं, आप सिस्टमेटिकली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। चलिए, तो धीमे धीमे अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का वक्त है। लेकिन जो मार मिड कैप शेयरों पर पड़ती दिख रही है, और उदयन सर आप कह भी रहे थे कि वहां पर अभी भी दिक्कतें होगी आखिरी दौर में। रिजल्ट देखिए, जुबिलिएंट फूडवर्क, वोल्टास, क्रॉम्पटन,
वोखाड़। अब क्या सोचकर इन मिड कैप शेयरों में पैसा लगाया जाए सर? देखिए अनिल, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस मार्केट का कि हमारे अर्निंग्स बिल्कुल पिकअप नहीं हो रहा है, और इसीलिए मैं मधु का पॉइंट एकदम सटीक है कि बॉटम कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन ये पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं है कि मार्केट एक ट्रबलसम फेज से चल रहा है। और आप ये इतना ही कर सकते हो, ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होगा ये प्रेडिक्ट करने का क्षमता हमारे किसी में नहीं है, लेकिन हम हिस्ट्री को गाइड मान के पीछे जाके देख सकते हैं कि जैसे माहौल इतना खराब मार्केट के लिए हुआ था, तो कौन से वैल्यूएशन पे मार्केट बॉटम की तरफ मोटा मोटा बॉटम हो गया था। मेरे ख्याल से इस बार वो एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि मेरे ख्याल से वैल्यूएशन रिस्क अभी भी है मार्केट में, खास करके अपना अर्निंग्स के साथ आप जक्सटापोज करोगे तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट का वैल्यूएशन बॉटम हो चुका है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी तक जो अर्निंग्स आए इस क्वार्टर में 40 कंपनीज निफ्टी ने नतीजे घोषणा किए है, 50 में से 40 कंपनीज का रेवेन्यू फॉल हुआ है 3.5% डाउन, और प्रॉफिट ग्रोथ 0 है। अभी आप मार्केट का वैल्यूएशन देखिए, निफ्टी का मुझे लगता नहीं है 490 रुपए से ज्यादा FY17 में अर्निंग्स आने वाला है, उससे कम भी हो सकता है। 490 रुपए पे आप अगर 13 P मल्टीपल दे देते हो, मैं 10 नहीं बोल रहा हूं, मैं 11 नहीं बोल रहा हूं जो 2008 का बॉटम था, मैं 13 बोल रहा हूं। 13 उतना खराब, 0 अर्निंग्स पे 13 P मल्टीपल बहुत खराब नहीं है। 13 मल्टीपल पे निफ्टी 490 रुपए अर्निंग्स पे 6300 हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में वैल्यूएशन डाउनसाइड है। अभी आप कुछ ब्रोकरेज को कहोगे तो वो ये निफ्टी को स्लाइस एंड डाइस करके ऐसे बताएंगे कि आप इसको एक्स बैंकिंग देखिए, एक्स मेटल्स देखिए, एक्स ऑयल देखिए। ये एक्स का मैं कभी नहीं समझा। निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं, उसको 50 ही रहने दीजिए और उसका ओवरऑल अर्निंग्स देखिए और वैल्यूएशन देखिए। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन डाउनसाइड अभी भी है। ऑल्सो आप मिड कैप की जिक्र कर रहे थे, आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिड कैप्स का परफॉर्मेंस देखिए। बहुत सारे ऐसे मिड कैप स्टॉक्स थे जो 40-50% वो 3 महीने में बढ़ चुका था। अभी जो गिरावट आ रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि कितना वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ था वो 3 महीने में काफी मिड कैप क्षेत्र में। मैं कहूंगा मिड कैप क्षेत्र में भी, खास करके जिसमें अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आया है, उसमें वैल्यूएशन डाउनसाइड है। लेकिन इसी पे ही नजर रखना चाहिए कि वैल्यूएशन कम होके क्या ये स्तर पे पहुंच चुका है जो हिस्टोरिकल जब बेयर मार्केट होता था उसके आसपास जैसे वैल्यूएशन टाइप के पहुंच गए ये गुड मिड कैप और गुड इंडेक्स स्टॉक में, तभी ही खरीदने का सोचना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो मैं मधु से सहमत हूं कि खरीदने का टाइम आया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 2007, 2008 जैसे वैल्यूएशन बहुत स्टॉक्स में आ चुका है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन में थोड़ा अभी भी चर्बी है, अभी भी वैल्यूएशंस महंगे। लेकिन मधु साहब, जो एक लगातार बात हम सुन रहे थे मई 2014 में इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद कि इंडिया स्टोरी है, दुनिया भर में ग्रोथ नहीं है, हम ग्रोथ देंगे और हमारे यहाँ बेहतर मौके हैं। मैक्रो लेवल पर हमने क्रूड रूड गिर गए, कमोडिटीज गिर गए, तो थोड़ी बैलेंस शीट सुधार ली हिंदुस्तान की, लेकिन कंपनियों की बैलेंस शीट की जो हालत है, तो इंडिया स्टोरी है कहां सर? नहीं, ऐसा नहीं बोलिए अनिल जी। आई थिंक इंडिया स्टोरी है डेफिनेटली। अभी द फैक्ट कि अभी भी अपने बाजार 30-40% प्रीमियम पे हैं, कंपेयर टू मेनी अदर इमर्जिंग मार्केट्स, वो एक प्रूफ है इंडिया स्टोरी का, वो एक प्रूफ है लोगों की कन्विक्शन का। तो ये जो अर्निंग साइकिल है ना, आई कांट एग्री मोर विथ उदयन, और हमने ये साल के पहले में बात भी करी थी दैट एक चाइना का फेयर है, और ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में जिस हिसाब का हंगामा हो गया कि सभी इन्फोसिस बन जाएंगे या सभी कंपनियां जो भी छोटी कंपनियां हैं सब एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो काफी साल की शुरुआत में जो नए साल पर मैंने इंटरव्यू किया था, आपने कही दिया था कि महंगे हैं, हाँ, मिड कैप तो बिल्कुल ही हाथ मत लगाइए। आपको याद है पर 9000 इंडेक्स पे एक बार लड़ाई हो गई थी बट एनीवे वो तो गया समय। तो इंडिया स्टोरी है। यहाँ पे इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें अभी भी अपन 7-8% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि 1-2 क्वार्टर के नतीजे अगर खराब आ गए, 4 कंपनियों के नतीजे खराब आ गए तो अपन इंडिया स्टोरी को राइट अप कर दें। आई थिंक दैट विल बी टेकिंग इट टू अनदर एक्सट्रीम। अब अभी भी ये देखें ना, आप वो 4 कंपनियों के खराब के सामने आपको 30 कंपनियां जो अच्छा रिजल्ट लेके आई है वो भी मिल जाएगी।
आप देख करके देखिए, हर क्षेत्र में आपको ऐसी कंपनियां मिलेगी जिनके नतीजे डेफिनेटली एज पर एक्सपेक्टेशन या इवन बेटर देन एक्सपेक्टेशन भी है। तो अपना तो काम है पोर्टफोलियो बनाने का ऑफ द कंपनी जो अच्छा कर रही है और जो अच्छा करेगी। बैंक्स खरीदेंगे आप या अगली क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद? सेलेक्टिवली खरीदूंगा बैंक्स एंड एनबीएफसी। वाई ओनली बैंक्स? मैं बोलूंगा एनबीएफसी और बैंक्स का मिला के, जहां जहां पे मुझे ये परेशानी नहीं लगती है और जहां पे वैल्यूएशन डेफिनेटली रिलेटिव टू पीयर जो हो चुका है ना, रिलेटिव टू व्हाट द हाइज आर, जो सपोजिंग 4 टाइम बुक पे, 3.5 टाइम बुक पे, 3 टाइम बुक पे चला गया और अब वही शेयर 1.5 टाइम बुक पे अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि एक क्वार्टर का अगर पेन है भी तो ये तो सबको पता ही एक क्वार्टर पेन है, ये कोई सीक्रेट तो नहीं है। तो सब कंपनियों ने आके बोल दिया कि एक क्वार्टर का और पेन है। तो प्रॉब्लम है मार्केट अब ये सोच रहा है ये एक क्वार्टर नहीं है, ये 6 क्वार्टर और है। हो सकता है ये बोल रहे हैं अभी एक क्वार्टर बाद आके और बोलेंगे कि और 4 क्वार्टर है। मैं उस कैंप में नहीं हूं। मुझे लगता है कि कल गवर्नर साहब खुद ने आके बोला कि कुछ चीजों को इतना फेयर मॉन्गरिंग में लेके जाना और ये एक्स्ट्रापोलेट करना कि ये क्वार्टर में हमने जो बैंकों की जो हालत हुई है ऐसी हालत चलती रहेगी, वो भी बहुत कठिन। और दूसरा क्या है अनिल जी, भाव भी देखना है ना, यहाँ पे भाव है। इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या डिस्काउंट ये भाव कर चुका है, तो सेलेक्टिवली डेफिनेटली लेने का। उदयन सर भी यही कह रहे थे अभी कि एक ही चीज सबसे बड़ी पॉजिटिव है खरीदारी करने के लिए, अगर किसी रीजन से करनी है तो वो ये कि प्राइसेस में जो करेक्शन हो गया वो अट्रैक्टिव हो गया। दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट ना, बाकी सब तो कहानी है। क्या खरीदना है फिर सर? खरीदना क्या है? मैं बोला इंडिविजुअल नाम तो अपन नहीं ले सकते, बट मुझे लगता है सेलेक्टिव काफी सब सेक्टर्स में, जैसे बैंक्स की अपन ने बात करी, हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग सेक्टर फाइनेंस कंपनी की बात करी, सेलेक्ट फार्मा कंपनीज इतनी करेक्ट हुई है कि सेलेक्ट फार्मा कंपनीज में लगता है न्यू एज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तक अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ मार्केट का भी एक एक्सट्रीम है ना 2014 में सब बात हो रही थी स्मार्ट सिटीज आएगी इंडिया में, तो 100 पी पे लोग सब शेयर खरीदने को तैयार थे। अब वो सब कोई बात ही नहीं है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं है, अर्बन कंजम्पशन की कोई बात ही नहीं है, मीडिया सेक्टर की कोई बात ही नहीं है। तो अब ये देख रहे हैं कि जहां जहां पे वो जो सेक्टर है जिनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है, जिनके ड्राइवर्स अभी भी इंपैक्ट है, और अच्छे शेयरों में जहां काफी बड़ा करेक्शन हुआ है और काफी सारे शेयरों में काफी बड़ा करेक्शन हुआ है, अब उसको चुनिंदा तरीके से वो पोर्टफोलियो बना के, जहां पे खराबी है जो वो जब तक अच्छा नहीं होता उसको नहीं टच करना चाहिए। तो जो कंपनियां ऑलरेडी बहुत खराब रिजल्ट दे रही है और जब तक मुझे ये ना दिखे ना कि एक क्वार्टर तो कम से कम उसने अच्छा किया है, तो मैं उसको क्यों एंटिसिपेट करूं। राइट। उदयन सर, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आज क्या खरीदना है, लेकिन आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है, जब भी आप खरीदना चाहेंगे क्या खरीदेंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अनिल। देखिए, ये मार्केट को आप 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हो। एक अप्रोच है जो लोग खुद को वैल्यू इन्वेस्टर समझते हैं और वो बोलते हैं कि ये सेक्टर्स इतने पिट गए हैं, मुझे अभी इसमें खरीदारी करना चाहिए, जैसे मेटल्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन और डिस्ट्रक्शन इतना हुआ है, इवेंचुअली ये सारे सेक्टर्स में मैं पैसा बनाऊंगा। ये एक तरीका है बैंक मार्केट को अप्रोच करने के लिए। दूसरा एक करेक्ट अप्रोच है मार्केट जो मैं पसंद करता हूं, वो है आप ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स देखिए जो ये खराब अर्निंग्स माहौल में भी अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, काफी मिड कैप कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में देखिए जिसमें रोड्स पे फोकस है, इस क्वार्टर में भी देखिए, पिछले क्वार्टर में भी देखिए, इनका अर्निंग्स ग्रोथ काफी तगड़ा है। कुछ मिड कैप फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में देखिए, ऐसे मार्केट में भी वो आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। गिने चुने ऑटो क्षेत्र में देखिए प्रॉफिट ग्रोथ है, डिफिकल्ट मार्केट एनवायरमेंट और इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। ऐसे मार्केट में एक ही डिफेंसिव शील्ड होता है, वो है ये कंपनीज अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ आपको दे रहा है। और मैं कहूंगा कि जो कंपनी अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहे हैं ऐसे एनवायरमेंट में, वो कंपनी फर्स्ट बाउंस होगा उनमें जब मार्केट में सुधार आएंगे, क्योंकि इनका तो अर्निंग्स डिसेलरेशन पहले हुआ भी नहीं था, इनका अर्निंग्स में नेगेटिव ग्रोथ था ही नहीं। तो ये मैंने 1-2 कंपनीज का आपको उदाहरण दिया। अभी ये सेक्टर्स में आप देख लीजिए, लास्ट 1 महीने में अच्छे कंपनीज में, हर सेक्टर में आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप प्राइवेट बैंकिंग में देख लीजिए, जो बहुत गिर गया उसको भूल जाइए। जो सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, कोटक महिंद्रा बैंक 18% गिरा है पिछले 1-1.5 महीने में पीक वैल्यू से। 18% कम नहीं होता, आज शायद 20% भी हो गया होगा। एक्सपेंसिव शेयर है, लेकिन सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, सबसे अच्छा नंबर है, 20% डाउन फ्रॉम पीक। आप ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। मैं अशोका बिल्डकॉन का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कंस्ट्रक्शन में ऑर्डर बुक फुल है,
चाइना में जो भी हो जाए, जापान में जो भी हो जाए, ये कुछ रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करते जाएंगे और इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा अगले 2-3 साल में। तो ये गिरेगा विद सिंपैथी टू द मार्केट, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि ये मार्केट की वजह से गिर रहा है, अपने कोई गलती की वजह से नहीं गिर रहा है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रोच होगा वो कंपनी को देखो जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आज के दिन में भी है, लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट के कारण वो अपने हाई से 15, 20, 25% गिर गया है। मैं वो नहीं खरीदूंगा जो मेटल स्टॉक 70% गिर गया और जो जेपी एसोसिएट्स 90% गिर के 7 रुपए हो गया। मैं सोचूंगा मैं अपना डबल कर लूंगा, 7 से 14 जेपी एसोसिएट्स हो जाएगा। वो स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में मेरा विश्वास 0 है। मैं अच्छे स्टॉक खरीदूंगा क्योंकि अच्छे स्टॉक भी खराब मार्केट में गिरते हैं और काफी गिरते हैं। तो एक बेहतरीन बात जो हमारे दोनों एक्सपर्ट से निकल कर आ रही है वो ये, पहला फॉर्मूला ये है कि कौन सी है वो कंपनियां जो कमाई कर रही है, बस वही खरीदना है। और खराब समय में अच्छी क्वालिटी के शेयर, चूंकि वो सस्ते मिल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करनी है। लिस्ट दोनों ने दी है। बैंक्स चुनिंदा खरीद सकते हैं, फार्मा, मिड कैप फार्मा शेयर आप चुनिंदा खरीद सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां, मीडिया कंपनियां, ऑटो में सेलेक्टिव कंपनियां, आपके लिए खरीदारी के मौके काफी हैं। लेकिन उदिन सर, आपसे तो मेरी बजट से पहले और बात होगी, लेकिन मधु सर, चूंकि बजट अब अगली बड़ी इवेंट हमारे लिए है, इस बजट में बाजार के लिए वित्त मंत्री को क्या कुछ करना चाहिए, और एक और बड़ा डर लोगों को है कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बोल देता हूँ अनिल जी। अब किसी को एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा बची नहीं है ये बाजार में, कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बहुत कुछ तोड़फोड़ होने वाला है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट नॉट। क्या नहीं करना चाहिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वक्त वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात हो रही है वो राइट है या रॉन्ग है ये मुझे नहीं पता है, बट यू नो इवेंचुअली अगर आप हो सकता है एसटीटी को निकाल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लाएं, आप जस्टिफाई कर सकते हो, बट इस माहौल में वो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो बाजार के लिए और भी खराब होगा। मतलब कुछ भी टैक्स को लेकर छेड़छाड़, हाँ, टैक्स को लेकर स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और जो आपने जो लास्ट टाइम बोला कि हमने एक रोड मैप बनाया है कि 30 से 25% कॉर्पोरेट टैक्सेशन होने वाला है, और जहां जहां पे कंसेशन है उसको वो डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए वापस इस बजट में कि हम जो हमने बोला था लास्ट ईयर वो हम कर रहे हैं। एक चीज कोई ऐसा आप बजट में देख लें जिससे लगे कि यार ये बजट बड़ा तोड़फोड़ है, बहुत अच्छा काम किया है, कि मूड सुधर जाए। मुझे लगता है कि इस वक्त जो जरूरत है देश में कि आप फाइनेंशियल सेविंग्स को कैसे बढ़ावा दें, और दूसरा हाउसिंग सेक्टर के लिए आप क्या करें, बिकॉज उसमें बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है, उसके लिए आप क्या करें। ज्यादा टैक्स इंसेंटिव दे लोगों को, ज्यादा कुछ कोई किसी टाइप का क्या इंसेंटिव आप दे लोगों को, ताकि लोग जो हेजिटेंट है हाउस खरीदने के लिए वो हाउस खरीदे, उसका मल्टीप्लायर बहुत बड़ा है। तो ये दो चीज मैं बहुत क्लोजली देखना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, उदयन सर और मधु सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और खास तौर से ऐसे वक्त जब बाजार को वाकई में आपके डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, आज हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। बाजार इस बीच वोलेटाइल होकर हरे निशान में फिर से लौटते हुए दिख रहे हैं, तो उतार चढ़ाव बरकरार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए होगा वैलेंटाइन स्पेशल स्टॉक। बने रहिए हमारे साथ। मेरा वैलेंटाइन स्टॉक है आईटी बिगी इन्फोसिस, और मुझे इसलिए ये पसंद आ रहा है क्योंकि इसने इस साल अपने निवेशकों को डिविडेंड का शानदार गिफ्ट दिया। देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है, और हमने देखा कि जब इन्फोसिस ने अपने डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव लाया तो लोगों को अच्छे रिटर्न भी दिए। डिविडेंड पर उनका खर्चा अब बढ़ गया है 40% से 55%। निवेशकों को कैपिटल बढ़ने के साथ साथ जोरदार डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी है एक कैश रिच कंपनी, 30,000 करोड़ से ज्यादा नकद है इन्फोसिस के पास, और इस कंपनी को हेड कर रहे हैं विशाल सिक्का, और उनका सिक्का खूब चमक रहा है। बीती तिमाही में बाजार के अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं इन्फोसिस ने, इसलिए क्रेडिट स्विस इसे आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रही है। लक्ष्य 1400 रुपए का। मक्वारी भी कह रही है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ टारगेट देखिए 1400 पर, और किसी भी अच्छे वैलेंटाइन की तरह इन्फोसिस अच्छे गिफ्ट दे रही है डिविडेंड के तौर पर।
भारी उतार चढ़ाव बाजार में ऊपर आने की कोशिश हरे निशान में सेंसेक्स ने की और वहीं से बिकवाली का दबाव 70 अंक नीचे और निफ्टी फिर से लाल निशान में फिसलकर 18 अंक नीचे। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो टीम लीज है जिसने कमजोर लिस्टिंग हुई सुबह सुबह बाजार के मूड के साथ, लेकिन जो रिकवरी दिखाई है वो बेहद शानदार है। पौने 200 रुपए ऊपर है अपनी लिस्टिंग प्राइस से, 20% का इजाफा। और आज के निचले स्तर से आप देखें तो स्टॉक लगभग 225 रुपए ऊपर आ चुका है। 805 का लो बनाने के बाद बेहतरीन और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ यहां पर कारोबार होता है। टीम लीज में दिन के हाईएस्ट लेवल पर आज ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव बरकरार है, जैसा कि हम सुबह से बात कर रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अब भी दबाव में आपको दिखेंगे। चलिए वक्त एक ब्रेक का, मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के उस पार प्रियंका संभव फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। ग्लोबल मार्केट कमजोर, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दबाव। मिड कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा टूटकर 2% नीचे। पीएसयू बैंकिंग शेयरों में आज भी प्रेशर। कमजोर नतीजों के बाद भेल वॉकहार्ट 10% से ज्यादा टूटे। एमएनएम सन फार्मा के नतीजों पर आज रहेगी नजर। बाजार के उतार चढ़ाव से बेअसर टीम लीज का आईपीओ, कमजोर खुलने के बाद आई बेहतरीन रिकवरी। कल की मजबूती के बाद आज सोने में मुनाफा वसूली, घरेलू बाजार 1% नीचे। कच्चे तेल में उछाल, ओपेक नॉन ओपेक की बैठक पर कयास के चलते कच्चा तेल तेज, प्रोडक्शन घटाने की कोशिशें जारी। कल दलाल स्ट्रीट में मचे हाहाकार के बाद बाजार में अभी और गिरावट की आशंका। सीएनबीसी आवाज पोल में 90% ब्रोकरों ने माना 6,800 तक टूट सकता है निफ्टी। तो बाजार में एकदम गिरावट का मूड हावी होता हुआ हमें दिख रहा है। सुबह से ही दबाव है, हल्की फुल्की बढ़त जरूर आई लेकिन उसके बाद फिर से दबाव में स्लिप कर रहे हैं। सेंसेक्स में अभी 22 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 7,000 के लेवल से नीचे कारोबार कर रहा है। 7 अंकों की गिरावट अभी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप 225 अंकों की कमजोरी मिड कैप में देखने को मिल रही है और बैंक भी इस दबाव को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल 32 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है। 1266 शेयर हैं जो लाल निशान पे कारोबार कर रहे हैं और केवल 225 शेयर इनके मुकाबले जो हरे निशान में हैं। तो पूरे बाजार में दबाव आती हुई भेल, बीपीसीएल, गेल, ओएनजीसी, पीएनबी, ये कुछ काउंटर्स है जहां जबरदस्त दबाव। भेल में तो 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हो चुकी है। अब पीएनबी में भी गहरा दबाव हम देख रहे हैं सुबह से ही लगातार। बैंक ऑफ बड़ौदा, वेदांता, ये सभी वो काउंटर्स है जहां दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। दबाव हावी हो रहा है बाजारों पर, लेकिन इस दबाव में भी कुछ शेयर जो अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, आइडिया सेल्युलर, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, ये कुछ काउंटर्स है जहां अभी भी हमें तेजी नजर आ रही है। आपकी शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ है प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के सीएमडी किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण। वैसे बहुत ज्यादा मॉर्निंग गुड नहीं है, लेकिन निफ्टी में आप इंट्राडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे, क्या किया जाए इस दबाव के माहौल में? प्रियंका जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग है। कोई दुख वाली बात नहीं है क्योंकि अच्छे वैल्यूएशंस पे निफ्टी आ रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से निचले स्तरों से अच्छी पुलबैक रैली भी दिखाई दे रही है। सिर्फ एक ही डर है जो कि कल के सत्र में देखा गया है कि मार्जिन मनी और लिवरेज पोजीशंस की वजह से हम बहुत ज्यादा पीट गए। तो ये दोपहर के बाद वापस ना हावी हो, यही एक प्रार्थना रहेगी। और मेरा यह मानना है कि अगर 6940 होल्ड करता है तो हमें इजीली 7,000 के ऊपर आज जाते हुए देखेंगे और मेरा टारगेट 7050 का भी हो सकता है। वाह किरण, तो इस पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करते हैं। आप कह रहे इतनी भी बैड मॉर्निंग नहीं है। और अब हमारे साथ जुड़े हमारे दर्शक गुरवंत राय हैं अहमदाबाद से। नमस्ते मिस्टर राय, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? हेलो, मारुति सुजुकी इश्यू में आया हुआ है, 50 शेयर आया था, 25 निकाला, 25 है। हेलो, ओके जी, 25 शेयर पड़ा है, अभी उसको रखूं या क्या करूं?
हेलो सुजुकी मेन अच्छा सुजुकी ने जो आई जो ओके सुजुकी और एलएनटी भी है आपके पास मिस्टर राय, जो आपने हमें जिक्र किया था। आपके दोनों सवाल रखते हैं, दोनों में बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पर किरण ये इनको मिल रहा है एलएनटी में और मारुति सुजुकी में। मारुति सुजुकी पुरानी खरीद रही है, इनफैक्ट आईपीओ के दौरान उन्होंने खरीदा, बहुत शानदार मुनाफा हो रहा है। इस बाजार पे क्या करें मिस्टर राय इसमें? प्रियंका जी एक्चुअली इन्होंने टेक्निकली ये स्टॉक ट्रैक किया होता तो उनका एग्जिट करीबन 4500 के करीब आता था और आज वापस एक बार सपोर्ट लेवल के नजदीक आता है तो वापस एक बार खरीदी कर सकते थे। पर अभी जो होल्ड किया है वो अभी होल्ड ही करना चाहिए मारुति, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट के नजदीक है। सपोर्ट करीबन 3450 का है, तो इसके नीचे जाते हुए मैं मारुति को नहीं देख रहा हूं। तो इधर से एक पुल बैक जरूर देखने को मिल जाएगा, जहां पे इनको एक वापस एक बार 4050 लेवल देखने को मिल जाएंगे आते कई हफ्तों में। तो इधर एक बार फिर से रिव्यू ले लेना चाहिए। जो एलएनटी की बात करी तो एलएनटी का चार्ट बहुत ही खराब दिखाई दे रहा है, तो मेरा ये मानना है कि इधर से बाहर निकले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के बावजूद निकलना चाहिए, क्योंकि इधर से और डाउनसाइड है। अगर डाउनसाइड नहीं भी होती है तो इधर से बहुत बड़ी अपसाइड नहीं है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। इधर से बाहर निकले और ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद हो। तो अभी जो मुनाफा हो रहा है उसे जरूर बुक कर ले एलएनटी में, एग्जिट एलएनटी से। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए अनमोल जी का शामिल करते हैं, जानना चाहते हैं शिल्पा मेडिकेयर में क्या करें। 100 शेयर होल्ड करते हैं, 405 रुपए की इनकी खरीद रही है किरण। शिल्पा मेडिकेयर आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? ये सपोर्ट के नजदीक है, इसलिए होल्ड करने की सलाह होगी। इधर से इजीली एक बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा, पर ये स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टिंग स्टॉक है। इसका एक बहुत बड़ा बैरियर करीबन 525 से लेकर 550 का है। ये एक बार निकल जाए तो इधर वापस एक बार अच्छी मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिल जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि पूरा 2015 साल ये कंसोलिडेशन के मोड में था और इधर से अपसाइड 525-550 क्रॉस करने के बाद आता नजर आएगा। तो अभी के लिए होल्ड करें, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के चलना चाहिए। 375 इनका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो शिल्पा मेडिकेयर में 375 के स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें। हैदराबाद से एएस के चारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर चारी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम ग्रैन्युअल्स इंडिया में 10,000 शेयर 155 में लिए और LIC हाउसिंग फाइनेंस 6,000 शेयर 499 में लिए। सो है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बहुत नुकसान हो रही, क्या करूँ मैडम? 2 साल रह सकता हूँ, कैश लेने का जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली मिस्टर चारी, आपकी चिंता बिल्कुल लाजमी है। किरण बताइए, ग्रैन्युल्स इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, नुकसान हो रहा है, पर इनके टेक्निकल चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? मिस्टर चारी कह रहे हैं ये 2 साल तक इन्हें होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये स्टॉक टेक्निकली बहुत अच्छा है और ग्रैन्यूल्स होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि इसने ब्रेकआउट करीबन दिया था 97-98 लेवल्स पे जून जुलाई 2015 में। उसके बाद ये करीबन 158 तक गया था और इसी को टेस्ट करता नजर आ रहा है। जब ये 158 से करीबन 100 रुपए के ट्रेड 104 पे ट्रेड कर रहा है, ये जो गिरावट आई है इसमें वॉल्यूम्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका ये मतलब है कि डिलीवरी हल्की नहीं हो रही है, बल्कि जो वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है वो बेच रहे हैं। तो बिल्कुल होल्ड करने चाहिए। स्टॉप लॉस 97 के नीचे यानी 94-90 लेवल्स पे रखना चाहिए और ये वापस एक बार पुल बैक रैली में आपको 143 से 150 के लेवल्स जाएंगे, जहां पे हमें वापस एक बार कॉल करके पूछे कि क्या करना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म से में अच्छा ही स्टॉक है। LIC का वैसे ही चार्ट है जहां जैसे ग्रैन्यूल्स का था। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी मल्टी मंथ लोज पे चल रहा है और जहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट करीबन 390 का है और अभी ट्रेड कर रहा है 407। तो 390 के नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, नीचे आते हुए वॉल्यूम भी नहीं है, तो ऐसा कोई संकेत नहीं है जहां पे सप्लाई ओवर पावरिंग डिमांड है। मेरे ख्याल से जैसे ही ये पुल बैक रैली इस निफ्टी में आती नजर आएगी तो ये भी वापस एक बार 480 पे जाएगा, जहां पे एक रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके, सो मिस्टर चारी घबराइए नहीं, 2 साल के लिए आप रुकना चाहते हैं, बिल्कुल बने रहिए, लेकिन हमसे संपर्क रखिएगा, पूछते रहिएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ग्रैन्यूल्स दोनों में अभी होल्ड की सलाह। राकेश जी से बात करते हैं, पटना से जुड़ रहे हैं। नमस्ते राकेश जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम सर, मेरा कल एक शेयर है इंडिया वेंचर,
जी, कितने शेयर हैं आपके पास? नमस्कार मैडम, तो मेरा शेयर है एक इंडियन बैंक है जो लिए है 28 और इसके विषय में क्या है? हेलो, इंडिया बुल्स वेंचर्स पर है आपका सवाल राकेश जी। 15,000 शेयर होल्ड करते हैं, 28 की खरीद है किरण इनकी। इंडिया बुल्स वेंचर कैसा दिखता है आपको? ये एक वेल्थ डिस्ट्रक्शन स्टॉक है, क्योंकि हमने देखा है 2008 से 160 से लेके अभी तक जहां पे मार्केट 2008 के टॉप पे के ऊपर है, फिर भी ये स्टॉक करीबन 19 रुपए पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है चार्ट पे, और ये वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक नहीं है। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहे, ऐसे स्टॉक से बाहर जल्द से जल्द निकलिए। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जहां जिन लेवल्स पे निफ्टी आज ट्रेड करता नजर आ रहा है, इधर से एक अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक्स ले सकते हैं। टेक्निकली जो अच्छे सपोर्ट पे है वो अगर स्टॉक्स लेते हैं तो ये जो नेक्स्ट रैली जब आएगी तब आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। और अब वक्त है बोर्डरूम का। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं श्री इंफ्रा के नतीजों पर बात करने के लिए उनका मैनेजमेंट। श्री इंफ्रा के वाइस चेयरमैन सुनील कनोरिया मेरे साथ हैं। नमस्ते कनोरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके जो रिजल्ट्स रहे बहुत मिले जुले रहे, लेकिन एक बात जो स्टैंड आउट कर रही है, जब हम देख रहे हैं बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों ही एनपीएस में काफी दबाव है, आपके यहाँ पे लेवल सुधरते हुए दिख रहे हैं। किस तरह की रिकवरी रही है, क्या किया है आप लोगों ने, ऐसा समझाइए जरा। बेसिकली जो हमारी हुई है ओवरऑल तो प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कम हुई है, लेकिन हमारी जो श्रेय इक्विपमेंट की बिजनेस है वहाँ पर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट देखा है। कलेक्शंस भी बेटर हुई है ओवरऑल, और जो डिमांड है इक्विपमेंट की ग्रोथ भी आने लगी है। अक्टूबर नवंबर से हमने देखा है कि स्पेशली रोड इक्विपमेंट्स और रोड सेक्टर से डिमांड आने लगी है। इक्विपमेंट्स आज काम करने लगे हैं, जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे ग्रेजुअली ओपन हो रही हैं, तो उसके कारण से एक पॉजिटिव माहौल दिखने में आया है थोड़ा। अभी मैं कहूँगा कि ये एक छोटी रूप से है, बट आगे चलकर एक्सपेक्टेशन है कि इसको और इम्प्रूवमेंट होगी। मैं समझता हूँ कि ये क्वार्टर भी हमारी रिकवरीज बेटर होगी। हमने काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग किए हैं, इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं, और क्या हो रही है जो हम एसेट खरीद रहे हैं उसको भी सेल में थोड़ी ईजी हो रही है, बिकॉज डिमांड आ रही है। तो जैसे ग्रोथ आएगी, जैसे डिमांड आएगी, तो आस्ते आस्ते एक साइकिल बनेगा, कैश फ्लो आएगी और इम्प्रूवमेंट आएगी। स्लो प्रोसेस रहेगा, बट मैं समझता हूं कि ये इम्प्रूवमेंट हर क्वार्टर में हम देखने को मिलेगा। तो मिस्टर कनोरे, आप बोल रहे हैं डिमांड आ रही है, तो प्रोजेक्ट पाइपलाइन कैसा है, किन सेक्टर से आप डिमांड देख रहे हैं, स्ट्रेस कहां पर उठाना पड़ रहा है? प्राइमरी रोड सेक्टर में मैंने जैसे कहा कि वहां पर काम चालू हो गई है, कई प्रोजेक्ट्स ओपन हो गई हैं, लोग वहां काम करने लगे हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास में आज कैपेसिटी काफ़ी कम है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, बिड बॉन्ड देने के लिए नहीं है, तो वो सब चैलेंजेस है। बट उसी में होकर के भी फिर भी थोड़ी ग्रोथ आ रही है, नई कॉन्ट्रैक्टर्स पैदा हो रही हैं काम लेने के लिए। छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर जो डेट नहीं लिए थे प्रीवियस टाइम में, वो आज काम कर पा रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट आस्ते आस्ते देख रहे हैं रोड सेक्टर में। ग्रेजुअली उसके बाद मैं समझता हूं कि अदर सेक्टर में आएगी। माइनिंग सेक्टर भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि कई माइंस स्पेशली कोल इंडिया के ओपन होने लगे हैं, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो डिमांड फॉर माइनिंग इक्विपमेंट्स भी बढ़ रही है। तो ये एरियाज में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आने को दिख रहा है। शुक्रिया मिस्टर कनौरिया, हमसे बातचीत करने के लिए। वाइस चेयरमैन श्री इंफ्रा के सुनील कनौरिया हमारे साथ थे अपने नतीजों पर बात करते हुए। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लाएंगे वैलेंटाइन स्पेशल स्टॉक्स। एनबीसी आवाज पर आ गया है। बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाए चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसी।
सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। ये एक मुकाबला है इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स के लिए। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों के अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होना जरूरी है। इसके बाद आपको एडवाइजरी मंडी के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से 22 जुलाई तक चलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। 14 फरवरी यानी रविवार को है वैलेंटाइंस डे और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास गिफ्टिंग आइडिया। इस वैलेंटाइंस डे पर आप ऐसे शेयर गिफ्ट कीजिए जिसमें शानदार कमाई के मौके हों। लेकिन कौन सा शेयर गिफ्ट कर रहे हैं जिससे आपका वैलेंटाइन हमेशा खुश रहे, जानते हैं हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा के साथ। इस वैलेंटाइन जरूर ध्यान रखें कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड पर। बस और ट्रक्स के कई सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर 27% से 40% तक है। कमर्शियल गाड़ियों की ग्रोथ अगले 2 साल कम से कम 15% रहने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार का फोकस है पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट डिमांड भी अच्छी रहेगी। और आपको बताऊं, एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ इंडस्ट्री एवरेज से 2 गुना रहने वाली है। निसान के साथ कंपनी का जो जेवी है उससे विदेशों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है और सरकार ने डिफेंस में 100% FDI कर दी है और उसका फायदा भी अशोक लेलैंड को मिलेगा, क्योंकि अशोक लेलैंड डिफेंस में भी कारोबार रखती है। और आपको बता दूं, कंपनी कुछ दिन पहले घाटे में थी लेकिन अब मुनाफे में आ चुकी है। तो ये अगेन एक ऐसी कंपनी जो आगे आपको बेहतरीन रिटर्न दिला सकती है। बाजार में दबाव गहरा रहा है और ऐसे गिरावट भरे बाजार में ट्रेडिंग आइडिया समझते हैं किरण जाधव का। किरण, आप क्या करने की सलाह देंगे? कोई खास पिक आपकी तरफ से? L&T बेसिकली वीक लग रहा है तो L&T बेचने की सलाह होगी। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1067 का और टारगेट सोमवार तक 1020 का मिनिमम आ जाना चाहिए। तो सेल की सलाह L&T पर यह है किरण जाधव की राय। शुक्रिया किरण, हमारे वक्त निकालने के लिए। और किरण के साथ साथ मुझे भी आज सौदा आपका में यही इजाजत दीजिए। आगे CNBC आवाज की खास पेशकश, सोने का जलवा।